ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए बात करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो बात करते हैं कि लोकसभा में कल वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण ने जो संशोधित वित्तीय बिल है 2025 उसे पेश किया, इसे पारित कर दिया गया। अब इन संशोधनों में जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं उस पे 6% का जो डिजिटल टैक्स, जिसे हम गूगल टैक्स बोलते हैं, जिसे हम आगे समझाएंगे भी, उसे खत्म कर दिया गया, जिनमें 25 संशोधन शामिल हैं। अब ये टैक्स मुख्य रूप से क्या करता था? इसका काम था गूगल, मेटा और अमेजॉन जैसी जो अमेरिकी टेक कंपनियां हैं, टेक यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां, ये उन पर लगाया जाता था। और इसके साथ लोकसभा से इस बिल की प्रक्रिया अब पूरी हुई। अब इसे उच्च सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पिछले महीने ही, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जो दोनों देश हैं, भारत और अमेरिका, उन्होंने एक व्यापार समझौते पर काम करने की बात कही, जिसमें 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है वो $500 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस टैक्स को हटाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये गूगल टैक्स होता क्या है और इसे हटाने का जो प्रस्ताव कल किया गया, आखिर उसके मायने क्या हैं, ये कब लगाएगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है गूगल टैक्स? ऑनलाइन जो विज्ञापन सेवाएं हैं, जो कि बाहरी देश यानी विदेशी सेवाएं हैं, ये उन पर लगाया जाता है। ऑनलाइन जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कंपनी को विज्ञापन के बदले जो टैक्स दिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी जो है वो विदेशी होनी चाहिए। जैसे कि गूगल, मेटा, अमेजॉन, ये विदेशी कंपनियां हैं, वो आपके यहाँ पर आकर एडवर्टाइजमेंट देती हैं। और एडवर्टाइजमेंट देने का मतलब साफ तौर पर ये है कि उनको टैक्स देना होगा। और गूगल टैक्स की शुरुआत 2016 में हुई। इसे इक्वलाइजेशन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम इसे बोलते हैं गूगल टैक्स। तो भारत से विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को होने वाली जो आय है, यानी जो वो कमाई करते हैं, उस पर उन्हें टैक्स देना होता था। 6% टैक्स हटाने का प्रस्ताव कल वित्त विधेयक में किया गया वित्त मंत्री साहिबा द्वारा। गूगल, अमेजॉन और मेटा, ये जो 3 कंपनियां हैं, इन 3 कंपनियों पर, इस ग्राफिक्स को हटाएंगे हम, इन 3 कंपनियों पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। यानी गूगल, अमेजॉन और मेटा का उसका सीधा फायदा, भाई जो वो जब वो यहाँ पर एडवर्टाइज करती थी 6% उन्हें टैक्स देना होता था, वो खत्म कर दिया गया। अब इससे होगा क्या? ये जो कंपनियां हैं वो अपना निवेश अब और बढ़ा सकती हैं जब हम डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। और इस टैक्स को हटाने का मकसद ये भी रहा कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग की दुनिया, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर को सीधे तौर पर फायदा मिलता हुआ। और इससे होगा क्या? परोक्ष रूप से जो बड़ा फायदा है, दूरकालिक फायदा है, कि जो पूरा डिजिटल क्षेत्र है उसमें अधिक विदेशी निवेश आएगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि टैरिफ वॉर की वजह से एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दाव है, कूटनीतिक रणनीति है भारत की। हम जानते हैं कि 2 तारीख से ट्रंप टैरिफ लगाने वाले हैं, रेसिप्रोकल टैक्स भी हो सकता है। और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए, उन संबंधों को और आगे ले जाने के लिए 2030 तक हमें उसको आगे लेकर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल अर्थव्यवस्था जो कि जीडीपी में संरचनात्मक योगदान देती है, उसका विकास भी होगा क्योंकि यहीं से एक नवाचार का संचार होने वाला है। और इस कदम से जो तमाम तकनीकी कंपनियां हैं, उनके प्रॉफिट, उनकी बैलेंस शीट में भी सुधार किया जाएगा। तो लबो-लबाब है कि इस टैक्स को हटाया गया है और इस टैक्स को हटाना कितना कारगर साबित होगा, इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डीजी RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और वो प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार हम लगातार शोज पर जुड़े हैं। पहला सवाल है, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई गूगल अब वो यूज़ करेंगे तो ऐसा तो नहीं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। बहुत आसान भाषा में आपसे जानना चाहेंगे कि गूगल टैक्स को हटाने के पीछे सरकार की मंशा और कैसे ये जो टैरिफ वॉर है उसमें एक निर्णायक कदम साबित होगा। देखिए आंचल जी, 2016 में, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, जब हमने टैक्स लगाया तो भारत ही नहीं, विश्व की अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं, ऑस्ट्रेलिया भी है उसमें, कई ऐसे देश जहां पे टेक्नोलॉजी की ऐसी मोनोपोली कभी देखी नहीं गई थी, वहां टैक्स इवेजन का एक बड़ा तंत्र हमारे सामने निकल करके आया। और उस तंत्र के चलते
चाहे गूगल हम कह दें, लेकिन गूगल के साथ में आप देखेंगी मेटा, जी। एक्स जिसे ट्विटर कहा जाता था, ये सभी कंपनीज ऐसी थी जो टैक्स पे नहीं कर रही थी उन देशों में जहां से वो अपनी रेवेन्यू अर्न कर रही थी। तो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन गए, जैसे हम लोग सभी ट्विटर यूज करते हैं, गूगल की तमाम फैसिलिटीज यूज करते हैं, मेटा की सर्विसेज यूज करते हैं, फेसबुक वगैरह सब हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर सरकार को टैक्स की आमदनी नहीं हो रही थी, जबकि हमारे व्यापारी उसके ऊपर अपना विज्ञापन रखने के लिए उनको टैक्स भर रहे थे, जी। लेकिन सरकार को इससे कोई आमदनी नहीं जी। थी। तो हमने ही नहीं, कई देशों ने इन कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाया। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि इन कंपनीज की मोनोपोली स्ट्रेटेजी ऐसी रही कि बाकी किसी देश की कंपनीज इसमें आगे नहीं बढ़ी, जब तक कि उन्होंने इनसे नाता ही नहीं तोड़ लिया, जैसे चाइना ने करा। तो अब आप देखते हैं कि सरकार के पास में इन लोगों को टैक्स करने का कोई साधन नहीं रहा, हुँ। इसलिए 2016 में सरकार ने वो टैक्स लगाया। इतना ही नहीं, 2020 में हमने एक कदम आगे बढ़ करके उनसे संबंधित या उनके प्लेटफॉर्म पे जो ई-कॉमर्स हो रहा था, उस पे भी 2% टैक्स लगाया। बिल्कुल। जी, तो जी। सरकार की ये मंशा थी कि अगर आप भारत के व्यापारियों से पैसा अर्न कर रहे हैं, भारत के प्लेटफॉर्म से, भारत के कंज्यूमर से पैसा अगर अर्न कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप लोकल टैक्स को जमा करें। हुँ। लेकिन इन कंपनीज ने ऐसा नहीं किया। हमारे उद्योग भी अभी विकसित हो रहे हैं, तो अब इन्होंने क्या करा, 2020 के बाद में हमारे ही व्यापारियों के ऊपर वो टैक्स ट्रांसफर कर दिया। जी। तो हम ही उनकी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, और हम हम ही ही टैक्स भर रहे हैं। उनको उसका रॉयल्टी भी पे कर रहे हैं और हम ही टैक्स भी उनका जमा कर रहे हैं। जी। तो हमारे व्यापारियों के ऊपर ये भार ना हो, ये सोच करके सरकार ने कल वित्त मंत्री ने जो घोषणा करी, वो हमारे व्यापार के हित में है। दूसरा उसका महत्वपूर्ण, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि इससे हमारे यहाँ निवेश भी बढ़ेगा। तो हुँ। वो कंपनीज भारत के अंदर जो विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत का जो जी। योगदान होना चाहिए, हुँ। वो इन कंपनीज के माध्यम से हम लोग कर सकेंगे। जी। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर उसका ज़िक्र होना चाहिए, और वो है लगातार एक नया इकोसिस्टम बनाने की, जिसमें हुँ। हम डेटा लोकलाइज़ेशन, ई-कॉमर्स, इन संबंधित विषयों पर भी चर्चा कर रहे हैं। आपने एक बात और भी अच्छी कही कि जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है जी। और जिसमें ट्रम्प प्रशासन का महत्वपूर्ण सहयोग इसमें रहा है, जिसमें उन्होंने कई चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की जी। कोशिश करी है। भारत, मुझे लगता है कि उस मामले में अन्य देशों से फ़र्क है, क्योंकि हमें इसका एक बड़ा एडवांटेज हुँ। सामने आ रहा है निकल कर के। जी। तो ये जो कल वित्त विधेयक में हुँ। वित्त मंत्री ने कहा, मनी बिल का बात जी। रखते हुए, ये मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण कदम। और प्रोफेसर सचिन, लगातार कई पेपर्स और कई आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मैंने एक चीज़ इसको समझने की कोशिश की, आप तो बेहतर बता पाएंगे, आप बेहतर नज़र रखते हैं, कि एक बहुत स्मार्ट मूव है भारतीय सरकार का, लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से आप इसे कितना कॉम्पिटिटिव मानते हैं? क्योंकि भारतीय डिजिटल कंपनियां भी हैं और वो प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं एक फ्यूलन करती है जीडीपी में। बिल्कुल सही है आंचल जी, अगर आप देखें तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भारत का सतत प्रयास 2014 से रहा है। उसमें भारत के अंदर एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात, भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर के इनोवेशन करने की बात, भारत में स्टार्टअप की बात। तो ये पिछले 10 और 11 सालों में हमने लगातार ये बात सामने रखी है। कई देशों में, कई कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में हमारी कंपनीज को सामने आने में समय लगेगा। हम्म। ऐसे में जो एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, उनको देश से अलग करना, ये भारत के हित में नहीं है। हम्म। सरकार ने यही सोच करके इन लोगों के इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित किया है। हमारी कंपनीज तैयार हों, वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग गिफ्ट सिटी बना करके, इसके लिए हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को G20 के माध्यम से मजबूत करने के सोच से, और साथ ही हमारी अपनी डिजिटल कंपनीज खड़ी हों और वो मार्केट में आए, इसके लिए रिजर्व बैंक और सभी वो रेगुलेटरी एजेंसीज जो हमारे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। जी। हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास के माध्यम से जो एंट्री करी है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। तो ये मुझे लगता है कि इकोसिस्टम धीरे-धीरे बिल्ड हो रहा है। अगले 7 से 8 वर्षों में मैं समझता हूँ कि हम्म। कई हमारी कंपनीज ऐसी खड़ी हो सकती हैं, जिनके अंदर वो कॉम्पिटिशन का दम होगा।
लेकिन उसके पहले देश में इन एक्टर्स का जो दूसरे देशों से यहाँ जी। पर बिजनेस कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उनके लिए स्पेस क्रिएट करना अच्छा ही होगा। बिल्कुल। और ये जो स्पेस क्रिएशन है, ये कैसे जो दो देश यानी अमेरिका और भारत की अगर मैं बात करूं, जहां पर हम 2030 तक $500 बिलियन से ज़्यादा के व्यापार की बात करें, ये मूव कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं इस दूरदर्शी व्यापारिक रिश्ते को अलग स्तर पर ले जाने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस फुर्ती के साथ अमेरिका की यात्रा करी, यही दूरदर्शिता है, यही व्यापार की दूरदर्शिता है। जी। ये सिर्फ राजनीतिक दूरदर्शिता ही संभव थी, जिसके कारण हम आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका के साथ वो संबंध बना पाए, जो ट्रंप 1.0 में और जो ट्रंप 2.0 में हमें साफ दिख रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जहां दूसरे देशों को कई दिक्कतें हो रही हैं। आपने यूरोपियन कमीशन की उन तमाम खबरों को देखा होगा, कनाडा को देखा होगा, मेक्सिको है, चाइना है, कई जगह कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। लेकिन ये राजनीतिक दूरदृष्टि है कि हमने समन्वय के साथ इन कठिनाइयों का सामना किया और अब हम लोगों ने उसी को चुनौती को एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर में अवसर में बदल दिया। बदलने का प्रयास किया है। खैर, ये तो भारत शुरू से करता आया है कि आपदा को कैसे अवसर में बदला जाए। प्रोफेसर सचिन, एक चीज़ इसमें यहाँ पर और भी है कि जब यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यहाँ आई थी, तो कहीं ना कहीं उन पर भी टैरिफ और ट्रंप के जो फैसले हैं उनका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और देन शी थॉट दैट इंडिया इज़ वेरी एक्सप्लोरेबल मार्केट। क्या लगता है कि इस फैसले से जो पूरा डिजिटल तंत्र है, तमाम अन्य देशों के लिए जो यहाँ निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड? देखिए आंसू जी, एक व्यापक दृष्टिकोण अगर हम इस सवाल के जवाब में देखें, तो मैं समझता हूँ कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज और इमर्जिंग मार्केट्स के बीच में एक कड़ी बन करके उभरी थी, वो अब न सिर्फ मार्केट के रूप में कड़ी है, बल्कि नीति के स्तर पर, पॉलिसीज के स्तर पर भी एक कड़ी के रूप में उभर रही है। हम जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज हैं, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, उनके बीच का भी एक महत्वपूर्ण अंग है और ये अंग G20 के माध्यम से और जी। उन तमाम हमारे प्रयासों के माध्यम से बना है, जिसमें हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्सट्रीम इकोनॉमी पोजीशंस हैं, चाहे वो EU की हो, चाहे चाइना की हो, कनाडा की हो, उनके बीच में भी हम समन्वय का काम कर रहे हैं। तो जी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में न सिर्फ गति के रूप में उभर रही है, जी। बल्कि एक लिंक इकोनॉमी के रूप में भी उभर रही है। तो जी। इसलिए उर्सुला का यहाँ पर ये स्टेटमेंट कि हम भारत के साथ में FTA को द्रुत गति देना चाहते हैं। आपने देखा सिंगापुर के भी राष्ट्रपति आए थे, जी। उन्होंने भी वही बात रखी। पीछे हम लोगों ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में भी उसको आगे बढ़ाया। ऑलरेडी हम लोग UAE के साथ में अपना FTA कर चुके जी। हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर चुके हैं। तो ये जो एक गति भारत के अर्थव्यवस्था में आप देख रही हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में, भारत के ओपन सोच के बारे में देख रही हैं, जी। इसका एक बड़ा कारण यही है कि हमने आर्थिक विकास में मध्यम वर्गीय मार्ग को महत्ता दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सचिन, आप इस शो पर आए। हमेशा की तरह आपसे बात करके एक बहुत ही ऊर्जावान अनुभव होता है और आपने गूगल टैक्स को हमारे दर्शकों को इस मंच के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया अपने इन विचारों को इस मंच के साथ साझा करने के लिए। तो चर्चा यहाँ यही कि गूगल टैक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, ख़ास तौर पर जब हम डिजिटल तंत्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने की बात करते हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक नई गति, एक नया इकोसिस्टम देने की बात करते हैं। और वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें।